दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पत्नी को जेल कैसे भिजवाएं। आप कहेंगे पत्नियां तो जेल जाती ही नहीं है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, पत्नियां भी जेल जाती हैं, लेकिन जब भी जेल जाने की नौबत आती है वे अपने मैटर को सेटल कर लेती है, अपने पति के साथ समझौता कर लेती है। और पति तो हमेशा समझौते के लिए तैयार होते ही हैं। वे सोचते हैं कि यार समझौता हो, कुछ पैसा देके ख़त्म करें। इसलिए कभी भी अच्छी जजमेंट नहीं आ पाती हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं वे चलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और हमेशा जजमेंट मानी जाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। तो सज़ा भी कोई होती है या कोई जजमेंट या डिग्री वाइफ के खिलाफ पास होती है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही होती है। और ऐसा होते ही वाइफ एकदम से अपने हस्बैंड को ऑफर देती है कि भी मैटर सेटल कर लेते हैं, और इस तरह से कोई अच्छी जजमेंट या डिग्री सामने आ ही नहीं पाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे उन 12 लॉ सेक्शंस की, उन तरीक़ों की जिससे कि आप अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को जेल भिजवा सकते हैं और उसको सजा करवा सकते हैं और मजबूर कर सकते हैं कि वो आपके सामने घुटने टेक दें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों उन 12 में से सबसे पहले हैं झूठे आरोप। आपने देखा होगा कई बार पत्नियां करती क्या, अभी झगड़ा होते ही सीधा पुलिस को अप्रोच करती हैं, झूठी कंप्लेंट लिखवाती हैं कि मुझे पति ने, मेरे देवर जेठ ससुर ने मारा, गलत हरकतें की, ऐसे इल्ज़ाम लगाती हैं। कई बार ये इल्ज़ाम इस तरह के होते हैं कि भी 6 महीने पहले या 3 महीने पहले भी आकर मेरे देवर जेठ जो कि दूसरे शहर में रहते, उन्होंने भी आकर मुझे मारा पीटा। तो जब भी ऐसे एलिगेशन हो और जहाँ आपके पास सबूत हो कि आप जो मतलब वाइफ ने आपको टाइम और डेट बताई है कि उस दिन आके मेरे साथ गलत किया गया, उस वक्त आप वहाँ नहीं हो, दूसरी जगह हो, आपके पास मोबाइल लोकेशन हो, कहीं आपने अटेंडेंस रजिस्टर में अपनी अटेंडेंस लगाई हुई हो, या फिर कोई CCTV फुटेज हो कि आप उस समय वहाँ थे ही नहीं, तो ऐसे में आपको वाइफ के खिलाफ सेक्शन 211 IPC में FIR रजिस्टर करवानी है। इसमें दोस्तों 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, सिंपल जाकर पुलिस को अप्रोच करना है। सपोज कीजिए आप दूसरे शहर में रहते हैं, आपको पता लगा कि भाई मेरे भाई की वाइफ ने मेरे दूसरे शहर में जहाँ वो रहता है वहाँ मेरे खिलाफ ऐसी झूठी कंप्लेंट दी। आपको उसकी कॉपी लेनी है, कॉपी लेकर जहाँ भी आप रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उस शहर के पुलिस स्टेशन को अप्रोच करना है कि भाई मेरे खिलाफ ये झूठी कंप्लेंट उस जगह दी गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ मेरी FIR रजिस्टर की जाए। लेकिन कई बार होता क्या कि पुलिस मना कर देती है। लाजमी नॉर्मली ऐसे होता है कि भी आपके छोटे भाई की वाइफ है, हम FIR रजिस्टर नहीं करेंगे। ऐसे में आपको सीधा कोर्ट को अप्रोच करना है। सेक्शन 156 सब क्लोज 3 CRPC में FIR रजिस्टर के लिए कोर्ट में जाना है। अब अगर कोर्ट भी ये कहे कि भाई मैं डायरेक्ट FIR रजिस्टर नहीं करूँगा, क्या पता आप झूठे हो, आपने कुछ और इसके अंदर मैनिपुलेशन की हो, मुझे एविडेंस चाहिए, तो जो साहब उसको डिसमिस करके 200 CRPC में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी मौका आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बल्कि मैं तो कई जगह यही काम करता हूँ कि कंप्लेंट केस जरूर डालता हूँ। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या कि हमको अपनी एविडेंस मिल जाती है। जैसे कई बार क्या होता है कि पत्नियां गलत होती हैं, कैरेक्टरलेस भी होती हैं। ऐसे में हस्बैंड को चाहिए होता है कि भाई वो अपनी वाइफ की कॉल डिटेल या उसकी लोकेशन या फिर व्हाट्सएप चैट ले। लेकिन अगर वो कोर्ट में डायरेक्ट एप्लीकेशन लगा, हस्बैंड एप्लीकेशन लगाता है, कोर्ट को अप्रोच करता है कि मुझे वाइफ की लोकेशन या व्हाट्सएप चैट की है, तो कोर्ट थोड़ा सा झिझकती है कि भाई थोड़ा इसको अवॉइड करती है कि क्यों दिए जाए, आप अपनी एविडेंस में मंगा लेना। एविडेंस मंगाएं तब तक 1 साल पूरा हो जाता है, वो चीज़ें मिलती नहीं, काम की नहीं आती। ऐसे में जो हमने जो कंप्लेंट केस डाला होता है उसमें हमारा राइट होता है, हमको एविडेंस ही तो करानी है, सबूत ही देने हैं, तो ऐसे में कोर्ट हमको मना नहीं कर पाती। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है वाइफ के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने का। तो ये मौका छोड़ना नहीं है। ये मत सोचिए कि हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं या हम कोर्ट में जा रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। दोस्तों ये अच्छा मौका है, इसको खोना नहीं है। अब नेक्स्ट में आते हैं डावरी प्रोहिबिशन एक्ट सेक्शन 3। देखिए कई बार वाइफ क्या करती है, कंप्लेंट देते वक्त ये भी एलिगेशन लगा देती है कि भी मुझसे इन्होंने दहेज मांगा और हमने दहेज दिया। और जहाँ भी ये चीज़ आ जाए उसी वक्त ही आपको डावरी प्रोहिबिशन एक्ट सेक्शन 3 में FIR रजिस्टर करानी है। इसमें आप अपनी वाइफ को या फिर जिसने भी वो डावरी आर्टिकल दिया है, चाहे आपके सास ससुर या फिर आपके साले साहब या फिर कोई भी उसके चाचा ताऊ भी हो, उनको 5 साल तक की सज़ा और कम से कम 15,000 का जुर्माना, और वो जुर्माना उस डावरी आर्टिकल के अमाउंट तक भी हो सकता है। सपोज कीजिए अगर 1 लाख रुपए का डावरी आर्टिकल दिया है तो 1 लाख रुपए का ही जुर्माना लगेगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है जो पतियों का रहता है कि भी अगर इसमें हम ये कहते हैं कि भी इन्होंने दहेज मुझे दिया तो ये एक्सेप्टेंस भी आती है कि मैंने दहेज लिया। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। सामने वाले ने कहा है कि उसने गलती की है, आपने नहीं कहा। आप इसमें कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने दहेज लिया है। इसमें वाइफ ही कहती है कि हमने दहेज इनको दिया। इसमें हमारी स्वीकारता नहीं आती है, हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि हमने कोई क्राइम किया। हम तो कहते हैं कि हमने दहेज लिया नहीं, लेकिन दूसरे वाले कह रहे हैं। अब सपोज कीजिए एक व्यक्ति कहता है कि जी मैंने चोरी की और मेरा ये बंदा साथ में था, तो उसने तो एक्सेप्ट किया ना, उसने चोरी की है, लेकिन हम तो मना करें कि हम तो थे नहीं साथ में। तो इसी तरह से ये सेक्शन है।
तो इसमें घबराए नहीं, इसमें भी आप वही पुलिस को अप्रोच करेंगे एफआईआर के लिए। पुलिस नहीं करे तो सीधा कोर्ट है, कोर्ट के थ्रू एविडेंस करा करके तब आप एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें अगर कहीं वैसे होती है, रेयर ही है, लेकिन मिले तो इन्हें छोड़ना नहीं है, एफआईआर रजिस्टर आपको करानी ही है। थर्ड आता है 340 सीआरपीसी। देखिए, जब भी केस फाइल होता है तो वाइफ कहीं ना कहीं कोर्ट में झूठ बोल जाती है। जैसे कई बार अपनी इनकम छुपाने के लिए वाइफ अगर जॉब कर रही है लेकिन जॉब करते करते बोल देती है कि जी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, वो छुपा जाती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी आती है कोर्ट के बीच में जो छुपा देती है, मना कर देती है, झूठ बोलती है। उन्हीं चीज़ों को आपको पकड़ना है और वाइफ के खिलाफ सेक्शन 340 सीआरपीसी में एप्लीकेशन लगानी है। देखिए, जब वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है या 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस का केस करती है या सेक्शन 9 एचएमए का या डिवोर्स का केस करती है, ऐसे में वो जो भी केस फाइल करती है एफिडेविट उसको देना होता है। इसके अलावा अगर उसने एफआईआर रजिस्टर कराई है तो एफआईआर में जब वो अपनी एविडेंस गवाही कराती है तो उस वक्त जब वो अपनी एविडेंस कराए, कोर्ट के सामने गवाही दे, उसमें अगर झूठ बोले तो तब आप 340 लगाते हैं। मतलब सिर्फ एफआईआर पर नहीं लगती है, एफआईआर में एविडेंस के टाइम लगती है। तो ये स्टेजें होती हैं जब आप ये 340 सीआरपीसी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो जब भी ऐसा आपके सामने चीज़ आए कि भी वाइफ ने झूठ बोला है और कहीं भी वो झूठ पकड़ा जाए या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो कोर्ट में, ये जरूरी नहीं इनकम के रिगार्डिंग, कोई और भी फैक्ट्स हो सकते हैं, तो आपको 340 सीआरपीसी एप्लीकेशन लगानी है, वाइफ को सज़ा करानी है। अब सज़ा इसमें कितनी होगी? देखिए, जो झूठ बोल करके हमको नुकसान होता या हमें सज़ा होती वो सेम टू सेम ही वाइफ के खिलाफ होगा। इसके अलावा अगर उसने कुछ उसमें मैनिपुलेशन की है या कोई डॉक्यूमेंट चेंज किया है या झूठा डॉक्यूमेंट लगाया है तो उसके अकॉर्डिंग सेक्शन और भी बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है अडल्ट्री। जैसे कि आप जानते हैं कि सेक्शन 497 आईपीसी सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है, तो अब अडल्ट्री रह नहीं गई है। पहले हम वाइफ के बॉयफ्रेंड के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करा के उसे सज़ा करवा सकते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में क्या अडल्ट्री सिर्फ डिवोर्स लेने के लिए है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिवोर्स के अलावा हम और भी कुछ कर सकते हैं, वो है सिविल सूट। अभी सीपीसी हमारे पास है, तो हम वाइफ के और उसके बॉयफ्रेंड दोनों को पार्टी बनाकर एक सिविल सूट फाइल करते हैं। सिविल सूट फॉर कंपनसेशन डैमेजेस एंड एडवेंसिंग एलिनेशन ऑफ इफेक्ट्स। ये जो सूट है इसका मतलब ये है कि वाइफ ने मुझसे शादी की है। शादी किस लिए की है? दोस्तों, एक बात समझिए कि शादी किस लिए की जाती है। शादी का पर्पज़ क्या है? शादी का पर्पज़ होता है रिलेशनशिप। चिल्ड्रन सेकंड ऑप्शन है। शादी की जाती है रिलेशनशिप के लिए कि भी आप दोनों ही एक दूसरे से संबंध बनाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो तो हमें और जो और बाकी जानवर है, पशु पक्षियों में अंतर क्या रह जाएगा? तो ऐसे में अगर हमारी पत्नी किसी और के साथ रिलेशन बनाती है तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है। अगर वो मेरे साथ संबंध ना बनाए, मुझसे दूर है, नाराज़ रहे, तो एक अलग बात है। लेकिन किसी और से बनाती है तो मेरा प्रेस्टीज इशू होता है, भाई मेरी मान हानि होती है समाज में। इससे मुझको हर्ट भी होता है, मेंटली भी मैं डिस्टर्ब होता हूँ, फिजिकली भी मैं इस बात से असल्ट हो सकता हूँ, मुझे कोई बीमारी हो सकती है, परेशान हो सकता हूँ, मेंटली डिस्टर्ब हो सकता हूँ और साथ में फाइनेंशियली लॉस में भी जा सकता हूँ, क्योंकि परेशान होगा तो मैं कमाऊँगा नहीं। तो उसके लिए हम उसके बॉयफ्रेंड को कि भाई तूने भी ये जो किया गलत किया है, तेरे को अगर ऐसा कुछ करना तो तू शादी करता है, अपनी पत्नी के साथ करता है या कुछ और कहीं जाता है, लेकिन मेरी पत्नी के साथ तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो अपनी पत्नी को भी, दोनों को पार्टी बनाकर दोनों से ही कंपनसेशन लेते हैं कि तुम मेरे को जो भी मानसिक, शारीरिक या फिर जो भी सामाजिक क्षति पहुँची है उसके लिए आप मुझे क्षतिपूर्ति दें। तो इस केस में जब भी कोई जजमेंट डिग्री आपके फेवर में पास होती है और वाइफ अगर वो पेमेंट नहीं दे तो आप उसके खिलाफ एग्जीक्यूशन फाइल करके उसके जो भी सामान है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, उसकी कुर्की करवा सकते हैं और साथ में उसको जेल भी भिजवा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है वाइफ को सबक सिखाने का। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ आता है मानहानि। जैसे आप जानते हैं कि मानहानि हम सेक्शन 500 में एफआईआर करा सकते हैं। इसमें 2 साल तक की सज़ा और जुर्माना दोनों चीज़ें होती हैं। अब ये मानहानि में और सिविल में, इन दोनों में क्या है? दोनों देखा जाए तो डिफेमेशन ही है, लेकिन जो क्रिमिनल हैं उसके अंदर हम सज़ा करा सकते हैं, लेकिन जो सिविल है उसके अंदर हम डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। जो क्रिमिनल 500 आईपीसी है इसके अंदर भाई सज़ा होती है तो जुर्माना लगता है, वो जुर्माना कंप्लेनेंट को भी दिया जा सकता है, साथ में कोर्ट में जमा होता है, लेकिन वो एक लिमिट होती है, छोटा ही होता है, छोटे लेवल पर होता है। लेकिन इसके अलावा सिविल में स्पेशल कंपनसेशन होता है। लेकिन मानहानि की आप एक बात को समझिए, अगर आप क्रिमिनल में जाते हैं, मानहानि की बात करते हैं, तो मेन मानहानि वो है जो कि पब्लिकली कही जाए और झूठ बात कही जाए। देखिए, कई बार होता क्या कि हस्बैंड कहते हैं कि भाई वाइफ ने मेरे खिलाफ ऐसे झूठी कंप्लेंट दी तो मानहानि का केस करूँगा। नहीं, कंप्लेंट करना
कोर्ट में कुछ भी कहना मानहानि नहीं आती है। मानहानि जब है जब आपके खिलाफ झूठ बोला जाए, पब्लिकली बोला जाए। जैसे आजकल वाइफ क्या करती है, जो भी आजकल छोटे शहरों में न्यूज़ चैनल होते हैं उनको पैसा दे करके उनमें अपनी स्टेटमेंट देती है, वो मानहानि है। अगर आप किसी न्यूज़पेपर में कुछ भी निकलवाते हैं वो मानहानि है। आप अगर किसी रिश्तेदार के पास या पब्लिक में जाकर कुछ बोलते हैं, वो व्यक्ति कोई रिकॉर्डिंग देता है, वो एविडेंस है, या वो खुद आकर के गवाही देता है, तो वो मानहानि है। तो इस प्रकार से आप मानहानि का केस कर सकते हैं। तो मानहानि के लिए अगर ये सबूत आपके पास है तो आप जाइए, नहीं है तो फिर अडल्ट्री एक अलग चीज़, जो मैंने आपको बताया ना सिविल वाला, वो अडल्ट्री अलग चीज़ है, मानहानि अलग चीज़ है। अडल्ट्री में आपको सिर्फ ये चाहिए होता है कि अडल्ट्री है और आप उसके लिए कंपनसेशन ले रहे हैं। मानहानि में क्या है, बदनामी की है। तो इन दोनों के अंतर को भी समझिए। नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन एक्ट। देखिए कई बार वाइफ क्या करती है, सोचती है कि भाई जो उसके सास ससुर हैं उनको घर से निकाल दूँ, ये बूढ़े लोग हैं, मैं इनकी क्यों सेवा करूँ, इनको परेशान करूँ, झूठी कंप्लेंट करूँ, शिकायतें करूँ, या वैसे घर में परेशान करूँ। तो जहाँ पर भी सास ससुर अगर सीनियर सिटीजन है या कोई सा दोनों में से एक है, उनको लगता है कि भाई मेरे बेटे की बहू हमें घर से निकालना चाहती है, तो उनको क्या करना है, सबसे पहले एक पुलिस में कंप्लेंट करनी है। पुलिस की कंप्लेंट करने के बाद उनको सेक्शन 24 सीनियर सिटीजन एक्ट में अपने एरिया के एसडीएम या कलेक्टर के पास जा कर के कंप्लेंट देनी है। कंप्लेंट में उनको बोलना है कि भाई जो हमारी घर में मेरे जो बेटा है उसकी जो वाइफ है हमें घर से निकालना चाहती है। 30 डेज़ के अंदर इसके अंदर डिसीजन आ जाता है। अपील भी करते हैं तो विदिन 60 डेज़ में वो डिसाइड हो जाती है। तो कोई ज़्यादा बड़ा केस नहीं होता है, छोटा सा ही होता है और उसमें डिसीजन भी जल्दी होता है। और नॉर्मली जो सीनियर सिटीजन उनके फेवर में ही होता है, उनके लिए डायरेक्शन पास हो जाती है। साथ में आप अपना एरिया भी अलग करवा सकते रहने के लिए। तो जहाँ भी ऐसी सिचुएशन हो वहाँ पर आप इस सेक्शन में एप्लीकेशन लगा। अब इस सेक्शन में सज़ा की बात करें तो इसमें 3 महीने तक की सज़ा और 5,000 तक का जुर्माना हो सकता है। कहने के लिए बहुत छोटी सज़ा है और जुर्माना है, लेकिन ये चीज़ काम करती है और जल्दी इफेक्ट करती है। तो जहाँ भी सीनियर सिटीजन हो उनको लगे कि भी उनके लड़की की वाइफ उनको परेशान कर रही है तो इस सेक्शन में जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मार पिटाई। इस मार पिटाई को दोस्तों हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले तो ये कि वाइफ क्या करती है, कई बार लड़ाई झगड़ा करती है और पुलिस बुला लेती है। ऐसे में आपको लगे कि भी वो ऐसे पुलिस बुलाकर एविडेंस कलेक्ट कर रही है अपने लिए कि भी मेरे को परेशान करते हैं, तो आपको क्या करना, पुलिस को अप्रोच करना है कि आप हमारे खिलाफ एक कलंदरा बना दीजिए। कलंदरा बनता है CRPC सेक्शन 107 150 में, और अगर जहाँ पर अरेस्ट करना हो उसी वक्त ही तो वे 150 की जगह 151 लगा देते हैं। तो आपको क्या करना है, पुलिस को भी कलंदरा बना दीजिए। कलंदरा दोनों के खिलाफ ही बनता है, मतलब पति और पत्नी दोनों को ही पार्टी बनाना पड़ता है, वो कभी एक के खिलाफ नहीं बनता। कि भी दोनों पब्लिक न्यूसेंस कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, उनके कारण पड़ोसियों लोगों को भी पब्लिक में परेशानी हो रही थी। तो ऐसे में कल को पत्नी ये कहे कि भी मेरे साथ उन्होंने गलत किया, तो हम भी कह सकते हैं कि भी देखिए वाइफ के खिलाफ भी कलंदर बना है, तो वो भी तो गलती कर रही थी। तो इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। सेकंड जो उसका पार्ट है वो लेते हैं, जैसे कई बार वाइफ क्या करती है, अपने मायके से अपने घर वालों को बुला देती है और पति को पिटवा देती है। अब पति बेचारा सोचता है कि यार मुझे मारा पीटा, कोई बात नहीं, अगर मैं कंप्लेंट करूँगा तो मेरी वाइफ भी कंप्लेंट करेगी। दोस्तों वाइफ क्या कंप्लेंट करेगी, वही डावरी डिमांड की, मुझे मारा पीटा, परेशान किया। देखिए अगर उसके साथ गलत हुआ था तो उससे पहले पुलिस बुलानी चाहिए थी, लेकिन उसे पुलिस बुलाई नहीं। उसने पुलिस ना बुलाकर पहले अपने परिवार वालों को बुलाया, अपने मायके वालों को बुलाया। तो इसलिए वे आए, उन्होंने क्या किया, प्लानिंग की। सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आप प्लान करके आ रहे हैं, किसी घर में घुस रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं। मार पिटाई ज़्यादा भी हो सकती है, 323, 324, 325 IPC कोई भी धारा लग सकती है इसके अकॉर्डिंग। साथ में आपकी खुद सिस्टर या मदर, उनको अगर इफेक्ट किया है तो वे 354 IPC के सेक्शन के एलिगेशन लगा सकती है कि हमारे साथ बदतमीजी की। तो डरिए मत कि मुझे आकर मारा है, पीटा है ससुराल वालों ने तो मैं कंप्लेंट नहीं करूँगा। नहीं, आप भी कंप्लेंट कीजिए, आप भी कंप्लेंट कर सकते हैं। जहाँ भी ऐसी नौबत हो वहाँ पर आप कंप्लेंट कीजिए, अप्रोच कीजिए, डरना नहीं है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स। देखिए कई बार पत्नी जो कंप्लेंट करती है तो कंप्लेंट में कहती है कि भी उन्होंने 10, 20, 30, 50 लाख, 60 लगा, कभी कहती है 80, 90 लाख रुपए शादी में लगाए। शादी में लगाए होते हैं 5 या 10 लाख, लेकिन वो बढ़ चढ़ कर उन्हें 50 लाख बन जाते हैं। जहाँ भी वाइफ ऐसी कंप्लेंट दे उसी वक्त आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अप्रोच करना है कि भी ये इतने पैसे इनके पास आए कहाँ से। जैसे आज की बात करते हैं, 2021 की बात करें, 5 लाख तक का स्लोप है। 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है या आपने स्पेंड किया, किसी उधार लिया है या कुछ भी किया है, तो आपको इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, उसके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं। ऐसे ही पिछला अगर देखें तो उससे पहले कभी 4 था, कभी 3.5 था, कभी 3 लाख था, तो ऐसे होता है। तो जब भी वाइफ ऐसे एलिगेशन लगाए और कहीं इतना पैसा खर्च किया, तो इतना पैसा खर्च किया आपने तो कहीं से उधार लेकर किया है या खुद का लगाया है, आपको अपनी रिटर्न भरनी चाहिए थी।
अगर आप नहीं भरते तो आप क्राइम करते तो आप उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करने के बाद आपको उसका रिमाइंडर लगाना है। आरटीआई एक्ट से आप लगा करके एप्लीकेशन उसमें पूछ सकते हैं कि भी इसमें भी क्या चल रहा है, आपने क्या एक्शन लिया। अगर नहीं भी एक्शन लें तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट के थ्रू भी आप एक्शन लिवा सकते हैं। तो ये चीज़ें भी जहाँ हैं छोड़ना नहीं है, दबाना है। क्योंकि वाइफ अपने लिए दबे ना दबे, अपने पेरेंट्स, अपने भाई के लिए या अपने चाचा ताऊ अगर वे कहते हैं वहाँ से पैसा लिया, उनके थ्रू जरूर दबेगी। नेक्स्ट है कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति। दोस्तों देखिए, जब भी आप कोई भी केस जीतते हैं तो जीतने के बाद आप सामने वाली पार्टी से कंपनसेशन ले सकते हैं। जैसे स्टेट की केस की बात करते हैं, जैसे कि 494/406, उसमें आप स्टेट और वाइफ दोनों से कंपनसेशन ले सकते हैं। और वाइफ ने अगर अपनी तरफ से कोई केस फाइल किया, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया सेक्शन 12 में, या फिर 125 CRPC मेंटेनेंस का केस किया है, या डिवोर्स का केस फाइल किया है, या सेक्शन 9 HMA का केस किया है, ऐसे में भी हम सिर्फ वाइफ को पार्टी बनाकर कंपनसेशन ले सकते हैं। लेकिन कितने पति ऐसा करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वाइफ के साथ ही सेटल कर लेते हैं। मुझे आज 17 साल प्रैक्टिस हो चुके हैं, लेकिन एक भी हस्बैंड ने मेरे से केस के लिए हानि की है। पता नहीं मैंने कितने केस जीते, भगवान दया से सैकड़ों, मेरे को शायद उसकी संख्या भी याद नहीं होगी अगर पूछा जाए तो। लेकिन केस एक ने भी डाला। सब सोचते हैं वकील साहब पीछा छूट गया, बहुत काफ़ी है। नेक्स्ट है मेडिकल। देखिए, जब भी आपको कुछ चोट लगे, कोई भी वाइफ ने आपको या आपके पेरेंट्स को या फैमिली किसी मेंबर को हर्ट किया, मेडिकल जरूर करवाना है। मेडिकल चोट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। थप्पड़ भी लगाए तो भी डॉक्टर के पास जाइए, बताइए कि मेरे को दर्द हो रहा है। अब मेडिकल का मतलब ये नहीं होता कि आप सिंपल डॉक्टर के पास गए, दवाई लेकर आ गए, पर्ची उन्होंने दवाई लिख दी, नहीं। मेडिकल एक अलग चीज़ होती है। उसके लिए आपको बड़े हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आपका एक्सरे भी होता है। 2000 से लेकर आपके 3000 रुपीज़ तक इसमें स्पेंड होते हैं। वैसे तो जैसे आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस आपका मेडिकल करवाती है और इसमें अक्यूज़ का भी होता है, कंप्लेनेंट का भी होता है, तब एफ रजिस्टर होती है। वैसा ही सेम मेडिकल ही होता है, लेकिन आप प्राइवेटली भी इसको करवा सकते हैं। तो जब भी कोई आपके साथ ऐसी बदतमीजी हो, मार पिटाई हो, परेशानी हो, तो मेडिकल जरूर करवाएं। उसमें मेडिकल के अकॉर्डिंग भाई, अगर सिर्फ हल्की फुल्की चोट लगी है तो 323 सेक्शन लगता है, ज़्यादा लगी है, कोई हड्डी टूटी या कुछ है तो फिर 325 लगता है, गहरी और 326 लग जाता है। और अगर आदमी मरते मरते बचा है, कुछ सिर में चोट लगी है तो 308 भी लग सकती है। तो ऐसे सेक्शन बढ़ जाते हैं, लग जाते हैं, और ये काम भी आते हैं। तो इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है। कहीं भी ऐसी कोई चीज़ आपके साथ हो, बदतमीजी हो, चाहे वाइफ ने की हो, उसके ससुराल वालों ने की हो, तो मेडिकल जरूर करवाना है। नेक्स्ट आता है थेफ्ट, चोरी। देखिए, नॉर्मली वाइफ ये एलिगेशन लगाती है कि मेरी जितनी भी ज्वेलरी है वो मेरे सास ससुर या मेरे हस्बैंड के पास है। अब ऐसे में वो एलिगेशन तो लगा देती है और ऐसा बोल भी देती है, लेकिन कई बार वो कोई फंक्शन हो या कोई प्रोग्राम हो, उसमें वो या उसके कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स उस ज्वेलरी को पहन लेते हैं, क्योंकि लालच तो नहीं छूटता, भाई ज्वेलरी तो ज्वेलरी है, पहनने में अच्छी भी लगती है, वहीं वो पकड़ी जाती है। ऐसा मेरे साथ भी एक बार हुआ था कि भाई एक क्लाइंट था, तो उसकी वाइफ और उसको एक ही जगह फंक्शन में जाना था, लेकिन वो कहा कि भाई मेरा उसके साथ केस चल रहा था, मैं उस फंक्शन में जाऊँगा। वो गया भी नहीं, मैंने उससे कहा भी था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कहा भी वो जिस फंक्शन में गई है वहाँ के फोटोग्राफ्स तो या वीडियो बनी होगी, मुझे वो तो एक बार ला कर दो, क्या पता कुछ मिल जाए। हुआ भी वही। जिस ज्वेलरी के लिए उसने एलिगेशन लगाए हुए थे कि ये ज्वेलरी सारी भाई मेरी घर की और इनकी अपनी भी उन्हीं के पास है, वो सारी ज्वेलरी वो और उसकी मदर और सिस्टर पहनी हुई थी, और वही चीज़ हमने पकड़ ली, वही कोर्ट में लगाई, थेफ्ट का केस रजिस्टर करा दिया। वहीं पर वो मैटर सरेंडर हो गया। और हस्बैंड तो खैर आपको जैसे मैंने बताया कि वे तो तैयार होते ही सेटलमेंट के लिए, वाइफ ने अप्रोच किया कि सेटल कर लेते, वो सेटल कर लिया, उन्होंने कोई आगे केस ही नहीं बढ़ा, वहीं ख़त्म। खैर कोई बात नहीं, वो उनकी अपनी मर्जी थी जो उन्होंने किया। लेकिन अगर ऐसा कोई भी मौका है तो ऐसे में कम से कम ऊपर जाए, अप्रोच करें, कोर्ट में केस लड़े, सजा तो कराए, कम से कम कोई जजमेंट तो बने, तभी तो जजमेंट दिखा के कि आप कह सकते हैं कि भाई मेन कमिश्नर बनना चाहिए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, इन चीज़ों पे नहीं जाते हम। नेक्स्ट आता है अदर केसेस। कोई भी किसी प्रकार का क्रिमिनल बैकग्राउंड, अगर आपकी वाइफ का या उसके फैमिली मेम्बर्स का, जैसे उसका भाई या उसका पिता हो, कोई करप्शन का केस चल रहा हो, या कोई लड़ाई झगड़ा आपस में चल रहा हो अड़ोसी पड़ोसी के साथ, या कोई भी ऐसा बैकग्राउंड मिल जाए, उस केस की भी कॉपी आपको कोर्ट में लगानी है, उन लोगों के पास जाना है, उसमें विटनेस बनना है। ये भी अच्छा मौका होता है उनको सजा कराने का, जेल भिजवाने का, उनके केस को कमज़ोर करने का, उनको दबाने का। ये 12 ऑप्शन है। अब टोटल मिला करके अगर आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन आता है जो कि इनमें से एक है, तो उसको यूज़ जरूर कीजिए। वैसे तो आपके पास 2 या 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, उनके बेस पर आप केस भी जीत जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मुझसे कोई लीगल एडवाइस लेनी है तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर आप कॉल करके एडवाइस ले सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप मुझसे मीटिंग भी करना चाहते हैं तो दिल्ली द्वारका कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मीटिंग भी कर सकते हैं। दोनों के लिए चार्जेस अप्लीकेबल होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके परिवार में आपके पेरेंट्स, आपके भाई चाचा अगर आपको ज़मीन जायदाद में हिस्सा नहीं दे, मना कर दे, तो ऐसे में आप वो चीज़ अपना शेयर कैसे लेंगे। तो मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।